नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला का ऐसा बयान सुनवाएंगे जिससे आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, क्योंकि इस बयान में भारतीय सेना और आतंकियों की मिलीभगत वाला इशारा है। आज सत्ता में फारूक अब्दुल्ला के लिए एक जरूरी प्रश्न पत्र भी है जिसके सवाल उन्हें थोड़े चुभ सकते हैं। फिर सत्ता में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हुए सियासी विस्फोट वाली कुंजी खोलेंगे। राहुल गांधी के 3 सवालों पर आज क्यों बीजेपी ने उन्हें जॉर्ज सोरोस की याद दिलाई, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आज गौतम अडानी के शेयर्स में कितना डेंट हुआ, इस खबर को हम आपको सत्ता में सबसे आसान भाषा में समझाने वाले हैं। फिर आपको बांग्लादेश के उस स्मारक पर लेकर चलेंगे जहां दंगाइयों ने 1971 में पाकिस्तान पर मिली भारत की जीत की प्रतिमाएं तोड़ दी। आज सत्ता में बांग्लादेशी हिंदुओं के जले हुए घरों और मंदिरों से भी ग्राउंड रिपोर्ट है, जिसमें दर्द है, दहशत है और जिंदा बचने की जद्दोजहद भी है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की हत्या पर अब देश भर के डॉक्टर गुस्से से उबल रहे हैं। भारत के अलग अलग शहरों में आज करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। ममता बनर्जी ने पुलिस से कहा है कि अगर रविवार तक पुलिस केस नहीं सुलझा पाती है तो सीबीआई को जांच सौंप देंगे। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी है, जिसने उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की जमानत याचिकाओं के निपटारे में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार दोषियों के मौलिक अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट ने सरकार की माफी को अस्वीकार करते हुए यह भी टिप्पणी की, जानबूझकर उनके आदेश का पालन नहीं किया गया है। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोपी की गिरफ्तारी पर भी सियासत का पारा चढ़ गया है। इस मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को अरेस्ट किया गया है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। एसपी ने सफाई दी है, नवाब यादव पार्टी में है ही नहीं। और भारत की सैन्य शक्ति से जुड़ा एक शुभ समाचार है। नौसेना को जल्द दूसरी परमाणु पनडुब्बी मिलने वाली है, जिसका नाम है INS अरिघात। इसके कई सफल ट्रायल्स पूरे किए जा चुके हैं और अब भारत जल्द ही 6000 टन की इस परमाणु पनडुब्बी को हिंद महासागर में उतारेगा। लेकिन सबसे पहले बात कुछ ऐसे लोगों की जो राजनीति में अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग बयानों के सीरियल ब्लास्ट कर सकते हैं और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए भारतीय सेना के खिलाफ आतंकियों से मिली भगत वाले इशारे भी कर सकते हैं। अपने बयान से आग लगाने वाले ये नेता हैं फारूक अब्दुल्ला। आज फारूक अब्दुल्ला की बातें सुनकर आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। फारूक अब्दुल्ला के दिल में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए बजने वाले मंगल गीत आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला ने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया है, जिसके एक तरफ राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति है और दूसरी तरफ सेना के प्रति अविश्वास है। फारूक अब्दुल्ला को अचानक ना जाने कहां से ऐसा दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर उन्होंने सेना और आतंकियों के बीच एक कनेक्शन को स्थापित करने की कोशिश की। फारूक अब्दुल्ला ने उस इंडियन आर्मी पर छीटाकशी की है जो दिन रात पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों से लड़ती है, जिसका दृढ़ संकल्प है जान जाए पर देश पर आंच ना आए। आप सबसे पहले खुद फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को शब्दशः सुनिए, जिसमें भारत के वीरों का घोर अपमान है। ऐसा भी लगता है कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में जल्द होने वाले चुनावों की तैयारी को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दी में दिखाई दे रहे हैं और उसी चक्कर में शब्दों की मर्यादा को वो पार कर बैठे हैं। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं हमारी बर्बादी के लिए, मिले हुए एनकाउंटर है। हाँ, मैं मानता हूं इन 10 साल में इनसे इमाम भरोसा। सेना और आतंकियों की मिलीभगत का इशारा कर रहे फारूक अब्दुल्ला
वैसे खुद भी 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार के इस कार्यकाल में उन्होंने 10 वर्षों से ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर की सत्ता को संभाला है। और अफसोस की बात तो यह है कि उस दौर में उसी वक्त में शामिल है जब कश्मीर में आतंकवाद का दर्दनाक चरण देखा, जिस दौर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के नए और भयानक अध्याय लिखे गए। तो वो इस बात से वाकिफ होंगे कि कश्मीर आतंकवाद के किस दर्द से गुजर चुका है। इसीलिए उन्हें सेना पर इस तरह की कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। लेकिन अगले कुछ वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह के बयान क्या अपनी अप्रासंगिक होती राजनीति को बूस्टर डोज देने का प्रयास है? आज हम भी फारूक अब्दुल्ला से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बॉर्डर पर इतनी सेना के बाद आखिर घुसपैठ कैसे मुमकिन है? तो सवाल यह है कि क्या उन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है? फारूक अब्दुल्ला के अनुसार आतंकी कश्मीर में आसमान से नहीं टपके हैं और ना ही ड्रोन से गिराए गए हैं, लेकिन क्या उन्हें आए दिन होने वाली अपने जवानों की शहादत भी नहीं दिखती है? क्या वो भी झूठ है? फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि हमारी बर्बादी में सब मिले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो सेना के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के चैंपियन क्यों बनना चाहते हैं? आज फारूक अब्दुल्ला से यही सवाल बहुत सारे राजनीतिक दल और उनके नेता भी पूछ रहे हैं। सेना के अपमान पर कश्मीर से दिल्ली तक कैसे नई राजनीतिक आग भड़की है, पहले हम आपको इस पर एक रील दिखाते हैं, फिर आपको फारूक अब्दुल्ला का बहुत दिलचस्प मूड मीटर भी दिखाएंगे। उस पर थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने एक बोला है कि मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है। क्या है भाई? कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं। He's in from Jammu and Kashmir, and his views must be taken seriously. But one thing is very clear, that the army and our jawans stands to protect our soil and our borders. We all, India stands with them. देखिए, बड़ा शर्मनाक बयान है। इस प्रकार की मानसिकता कहीं ना कहीं उसको घातक बनाती है। आज जो फ्रस्ट्रेशन है वो खुल करके सामने आ रही है। दूसरा INDI गठबंधन की मानसिकता यही है कि देश में अफरा तफरी का माहौल अपनी बातों से किस प्रकार बनाए। ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर मिलिटेंट्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। तो इस पे तो हमारी सरकार को देखना पड़ेगा, हिंदुस्तान की सरकार को, जो हमारी मोदी सरकार है, उनको देखना पड़ेगा कि अगर कहीं लूप होल है तो उसको ठीक करना चाहिए। उनको तकलीफ ये है कि उनका सिंहासन हिल चुका है, उनको वहाँ पर कोई अपनी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही। चुनाव हार कर अभी आ रहे हैं, बौखलाहट मन के अंदर है, इसलिए वो हमारा सेना का भी मनोबल गिराने की और जो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं कश्मीर को, उनका मनोबल गिराने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। सवाल उमर ने उठाया है वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला इस तरह की जो है नाप शनाप बातें करने के लिए वो पहले से प्रसिद्ध है। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो POK में मीरपुर में अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट के साथ इनके फोटो हैं, उनसे मंत्रणा करते हुए, और ये भी कहा जाता है कि JKLF से भी जुड़े हुए। वही माइंडसेट उनका जो है सामने आ रहा है। ये पूरी तरह से भारतीय सेना के उन वीर जवानों के बलिदानों के ऊपर सवाल उठाना है जो अपना सर्वोत्तम बलिदान देश पर नशावर करते हैं। इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। वैसे आज हम आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बार बार बदलते हुए मूड और बयानों का मीटर भी दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि वो कब क्या कहेंगे और उन्होंने पहले क्या कहा था। वो शायद खुद भी नहीं जानते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान कैसे बदलते हैं ये देखिएगा। जैसे 11 अक्टूबर 2020 को उन्होंने कहा था कि वो चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार जो भी काम कर रही है कश्मीर को उसी की ज़रूरत है। 12 फरवरी 2018 को उन्होंने कहा था कश्मीर तो दूर की बात है, पाकिस्तान आतंकवाद से ही तबाह हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्ष बाद उनके सुर बदले और उन्होंने उल्टा कश्मीर के ही गाजा और फिलिस्तीन बनने वाली भविष्यवाणी कर डाली।
जैसे जुलाई 2017 में फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तीसरे देश की वकालत करके नया विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इस तरह जुलाई 2022 में फारूक अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते से ही कश्मीर में शांति आएगी, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान को ही नसीहत दे दी कि अगर वो भारत से दोस्ती रखेगा तो ही तरक्की करेगा। जुलाई 2022 में उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के समाधान के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, लेकिन फिर उनके मूड का मीटर जुलाई 2024 में बदल गया। तब उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत कभी साथ में नहीं हो सकती है। इन्हीं बदलते हुए बयानों को देखकर अब लोगों को भी लगने लगा है कि फारूक अब्दुल्ला को ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे भारतीय सेना का घोर अपमान किया है, इसीलिए ये मामला बहुत गंभीर है। सत्ता में अब बात उस तूफान की जिसका केंद्र तो दिल्ली से करीब 11,500 और मुंबई से 12,500 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इस तूफान का असर मुंबई में आर्थिक गतिविधियों और दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों पर आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है। ये तूफान है हिंडनबर्ग रिसर्च की वो नई रिपोर्ट जो रविवार रात को रिलीज की गई। करीब 1 वर्ष 6 महीने पहले अडानी ग्रुप पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बार भारतीय शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप की अनियमितताओं की जांच करने वाली संस्था सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच अडानी ग्रुप से मिली हुई हैं और इसी कारण उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ सही तरीके से जांच नहीं की है। तो इस हिसाब से समझें तो 3 लाइन में ये पूरा मामला ये है कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने भ्रष्टाचार किया। सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी। हिंडनबर्ग ने अब कहा कि अडानी ग्रुप में माधवी बुच का निवेश है, इसीलिए क्लीन चिट दी गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मॉनसून के इस मौसम में राजनीतिक हमलों की तेज बौछार हो रही है। हालांकि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच इन आरोपों को ज्यादा भाव नहीं दे रही हैं, लेकिन राजनीतिक सक्रियता में काफी तेजी दिखाई जा रही है। विपक्ष आरोपों वाले चाकू को धार दे देकर हमला कर रहा है, तो सेबी और सत्ता पक्ष भी आक्रामक है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, सेबी चीफ की सफाई और राजनीतिक हमलों पर हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए सरल भाषा वाली कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या और इसमें आगे अब क्या होने वाला है। अब बिंदुवार तरीके से ये समझिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में क्या आरोप हैं और सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच और अडानी ग्रुप से इस पर क्या कहा गया है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। इस पर सफाई देते हुए माधवी पुरी बुच ने कहा कि आरोप आधारहीन है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन एक खुली किताब है। अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में सेबी चीफ की हिस्सेदारी के कारण ही अडानी की संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। सेबी चीफ ने कहा है कि अडानी मामले में हिंडनबर्ग ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और चरित्र हनन करने का विकल्प चुना है। अडानी ग्रुप का कहना यह है कि आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में माधवी बुच के ऑफशोर कंपनी में निवेश का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने दावा यह किया है कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इस पर माधवी बुच की तरफ से कहा यह गया है कि हिंडनबर्ग ने जिस फंड का जिक्र किया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था, तब उनका सेबी से कोई संबंध नहीं था। हिंडनबर्ग का दावा यह है कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के अरबों डॉलर का निवेश है। इसी पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था, जबकि माधवी पुरी बुच के अनुसार वो कंसल्टिंग कंपनियों से 2017 में सेबी में नियुक्त होते ही हट गई थी। हिंडनबर्ग का दावा यह है कि बुच 16 मार्च 2022 तक एगोरा पार्टनर्स सिंगापुर की 100% शेयर धारक बनी रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर किए।
माधवी बुच का कहना है कि उन्होंने सारी जानकारी सेबी को दे दी है। 2018 में ही उन्होंने अपना फंड रिडीम करा लिया था। हिंडनबर्ग का यह भी दावा है कि सेबी चीफ माधवी और उनके पति धवल ने इन दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट किया। इन फंड्स की जांच अच्छे से नहीं की गई क्योंकि इसमें माधवी का निवेश था। माधवी बुच का कहना है कि वो अपने जीवन भर के वित्तीय लेन देन को सार्वजनिक करने के लिए भी तैयार हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगने वाले आरोप भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहे हैं। इस बार भी जब रविवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सेबी, सरकार और सुप्रीम कोर्ट से 3 बड़े सवाल किए। पहला सवाल, आरोप लगने के बाद भी माधवीपुरी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? दूसरा सवाल, निवेशकों का पैसा डूबा तो जिम्मेदार कौन, सेबी चीफ, पीएम मोदी या अडानी? और तीसरा सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लेगा? यानी राहुल गांधी बाजार, सरकार और कोर्ट तीनों को इस मामले में एक साथ रख रहे हैं। राहुल गांधी ने कल एक वीडियो जारी करके आरोप लगाए थे। आज सत्ता पक्ष की तरफ से इसका जवाब आया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी से नफरत करते हुए अब कांग्रेस हिंदुस्तान से ही नफरत करने लगी है। टूल किट वालों को हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी दावा किया कि निवेशक हिंडनबर्ग और कांग्रेस की मिली भगत को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। भारत के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र पर वो अब भरोसा नहीं करते हैं। Savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible, or is Mr. Adani responsible? सेबी के इस स्टेटमेंट के बाद हिंडनबर्ग ने फिर कुछ तथ्य सामने रखे, कुछ कागज सामने रखे, जिसका जवाब न सरकार से आया, न सेबी से आया, न माधवी बुच जी और उनके पति से आया। सरकार को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि बिना बात के यहाँ की भावनाओं की बातें करना बंद करें और तथ्यों पर जवाब। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? लॉर्ड सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए। सेबी अध्यक्ष को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के रहते हुए तो ये अपने पद पर रहते हुए तो ये जांच नहीं हो पाएगी। मैं कह सकता हूं ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इन सब के बीच सवाल यह है कि अडानी ग्रुप का क्या हुआ? क्या हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को झटके लगे? वैसे तो अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयर लाल निशान के साथ खुले और बंद हुए, यानी गिरावट हुई। लेकिन 2 कंपनियां हरे निशान के साथ बंद हुई। अगर जनवरी 2023 से हम तुलना करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। जिन कंपनियों के शेयर गिरे वो भी बहुत मामूली थे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गिरे थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको ये बता दें कि पिछली बार अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के शेयर 53% तक की गिरावट दर्ज कर चुके थे। अगर आज की बात करें तो शेयर बाजार के सुबह के सेशन में अडानी ग्रुप को 1.28 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था।
लेकिन बाजार बंद होते होते ये नुकसान सिमटकर 24,000 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान आज का कारोबार बंद होते होते रिकवर कर लिया। और बाजार पर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कुछ खास असर नहीं पड़ा। आज जितनी गिरावट हुई उससे ज्यादा तो आम दिनों में होती है। वैसे दिन भर बढ़त के साथ कारोबार करने के बाद निफ्टी 20.50 अंक गिरकर बंद हुआ और सेंसेक्स 56.99 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। इस पूरी खबर में एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है ऑफशोर कंपनियां। न्यूज मित्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि ऑफशोर क्या होता है और ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं। ऑफशोर शब्द का अर्थ है किसी के गृह देश से बाहर का स्थान। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ऑफशोर कंपनियों का जिक्र होता है। ये ऐसे द्वीप देशों में स्थापित की जाती हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून मान्य नहीं होते हैं। पनामा, बर्मुडा, बहामास, केमन आइलैंड, मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, इस तरह के देश हैं जहां ऑफशोर कंपनियां स्थापित की जाती हैं। कई कंपनियां टैक्स बचाने, नियमों में छूट पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन देशों में जाती हैं। ऑफशोर कंपनियों को टैक्स हेवन देशों में टैक्स में छूट मिल जाती है। ज्यादातर ऐसी कंपनियां चोरी छिपे शुरू की जाती हैं। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। पिछली बार अपनी रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार में तहलका मचाने वाले हिंडनबर्ग के लिए इस बार बाजार का रुझान निराशाजनक रहा। वैसे पिछली बार हिंडनबर्ग ने न सिर्फ अडानी को लाखों करोड़ का नुकसान पहुंचाया था, बल्कि अडानी को नुकसान होने पर खुद 344 करोड़ रुपए का फायदा भी कमाया था। यानी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें खुद उसके मुनाफे वाला एंगल भी होता है। इसीलिए हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं सत्ता वाले उस विवाद की जिसमें कट्टरपंथियों के आक्रमण वाला कलेश भी है और वर्चस्व और कुर्सी की लड़ाई भी है। ये सब कुछ चल रहा है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जहां शेख हसीना के बाद अब मोहम्मद यूनुस कमान संभाल चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि सत्ता तो बदल गई, पर बांग्लादेश में हालात कब बदलेंगे? सबसे ज्यादा चिंता बांग्लादेशी हिंदुओं की है, जो अपने घर से लेकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक परेशान हैं, भयभीत हैं, जिनके भविष्य का कुछ पता नहीं है। बांग्लादेश की हकीकत को आपके सामने रखने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन गंगा सिंह वहां मौजूद हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र की स्थिति को निष्पक्ष रूप से दुनिया के सामने ला रहे हैं। आज सत्ता में हमने बांग्लादेश से जुड़ी कलेश कुंजी तैयार की है, जिसमें वीडियो सबूत भी हैं और पुरानी कहानी भी है। पहली कुंजी जमात इस्लामी की कट्टरता से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों पर हथौड़े चलाने के बाद, मंदिरों को तोड़ने के बाद, देश की संस्कृति पर हमले के बाद भी कट्टरपंथियों को चैन नहीं मिला है। तो अब वो 1971 की सरेंडर वाली मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। वो मूर्तियां जो बांग्लादेश के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। सरेंडर वाली ऐतिहासिक कहानी हम आपको आज बताने वाले हैं। दूसरी कुंजी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 400 किलोमीटर दूर मेहरपुर के इस्कॉन टेम्पल पर हुए हमले के अंदरूनी सबूत हैं। वहां टूटी मूर्तियां हैं, जली हुई धार्मिक पुस्तकें हैं और हिंसा के निशान दिख रहे हैं। पुजारियों की जुबानी कट्टरपंथियों के कहर वाली दर्दनाक कहानियां भी हैं। तीसरी कुंजी में बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द है, जो डर के मारे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हैं। अब वो अपनी जमीन, जायदाद, घर, संपत्ति सब कुछ छोड़कर किसी तरह भारत में दाखिल होना चाहते हैं। और चौथी कुंजी में शेख हसीना की सत्ता छीनने वाली कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना का ये आरोप है कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल करवाया है। ये कहानी दिलचस्प है और इसमें चीन और अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई वाला एंगल भी है। पहले आपको उस कुंजी के बारे में बताते हैं जिसमें बांग्लादेश की स्थापना और अस्तित्व वाली तस्वीरें हैं। आपको हम दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी किस मानसिकता से ग्रसित हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय स्मारकों को निशाना बनाया है। बांग्लादेश के मुजीबनगर में स्थित 1971 के शहीद मेमोरियल पर मूर्तियों को तोड़ा गया है। इन मूर्तियों का संबंध 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान के सरेंडर से है। इस तस्वीर में जो इंसान हस्ताक्षर करते हुए दिख रहा है वो है उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी। इसमें नियाजी को पाकिस्तान की हार स्वीकार करते हुए दिखाया गया है।
भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की मौजूदगी में ढाका में आत्मसमर्पण का साइन करते हुए दिखाया गया है। इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर कहा जाता है। आज बांग्लादेश के सामने चुनौती यही है कि वो कहीं कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर ना कर दे। वर्ष 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा था और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। बांग्लादेश के जन्म का ये ऐतिहासिक लम्हा था। ये 53 वर्ष पुरानी उस कहानी का वीडियो है जब जनरल नियाजी ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। उस वक्त भारत की पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान ने ये सरेंडर किया था। जो कट्टरपंथी अपने देश के अस्तित्व से जुड़ी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उनके लिए बांग्लादेश के हिंदू, बांग्लादेश के मंदिर कितने मायने रखते हैं, ये भी एक सवाल है। इस सवाल को और भी गंभीर बना रही हैं वो तस्वीरें जो आज बांग्लादेश से आई हैं। आपको हम वो भीड़ दिखाते हैं जो बांग्लादेश के आक्रोशित हिंदुओं की भीड़ है। तस्वीर बांग्लादेश के गोपालगंज की दिखाएंगे, जहां हिंदुओं के सब्र का बांध अब टूट चुका है। कट्टरपंथियों की क्रूर हरकतों से परेशान होकर वो अब सड़कों पर आ चुके हैं। बांग्लादेश का गोपालगंज यहां के उन इलाकों में से है जहां सबसे ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया गया है। आज हजारों की संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। हिंदुओं की परिस्थिति को अब उस रिपोर्ट की मदद से देखते हैं जिसमें सबूत ही सबूत हैं। ये सबूत TV9 भारतवर्ष के संवाददाता और कैमरामैन ने हिंदू मंदिर के अंदर जाकर रिकॉर्ड किए हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में पहुंची। ये वही मंदिर है जिसे 5 अगस्त की रात को कट्टरपंथियों ने जला दिया था, मूर्तियां तोड़ दी थी, मंदिर के अंदर रखी धार्मिक पुस्तकों में आग लगा दी थी, मंदिर में मौजूद पुजारियों पर आक्रमण कर दिया था। आपको बता दें, मेहरपुर को जमाते इस्लामी का गढ़ माना जाता है। 150 सेकंड में देखिए कैसे इस्कॉन टेम्पल के अंदर आज भी कट्टरता के अध जले सबूत हैं और कैसे कुएं में कूदकर कई हिंदुओं ने अपनी जान बचाई थी। ये इस वक्त देखिए, ये इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर जिसमें तोड़फोड़ की गई, लूटपाट किया गया, जलाया गया, और वो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस वक्त स्वयं इस्कॉन मंदिर के जो प्रमुख हैं बाल मुकुंद दास जी और साथ में कुछ और जो दूसरे श्रद्धालु लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं। हम यहीं पर जगन्नाथ को रक्षा करने के लिए रहे थे, लेकिन ऐसा आक्रमण हो रहा है, हमारा खुद का जीवन बचाने के लिए फिर हम मंदिर के छोड़कर बाहर जाना पड़ा। लोग कहते थे कि जब विदेशी आक्रांता आते थे भारत में, तो जो उस समय भारत में धर्म स्थलों के साथ व्यवहार होता था, ठीक वही व्यवहार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो इस वक्त यहाँ इस इस्कॉन मंदिर के साथ हुआ है। जिस जगह पे पूरी दुनिया का पालन करने वाले जगन्नाथ स्वयं बैठते होंगे, वहाँ पर क्या हालत कर दी गई है वो आप देखिए। वो लोग तो ऐसा करके मारा है, तोड़-फोड़ किया, फिर अग्नि में वो लोग विसर्जन किया। ये इस वक्त प्रभु जी दिखा रहे हैं वेद, पुराण, भगवत गीता और दूसरे तमाम धार्मिक ग्रंथों की क्या हालत की गई है। हमारी पीढ़ियां या फिर बहुत सारी जो पीढ़ियां हैं उन्होंने कभी नालंदा को जलते हुए नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि जब नालंदा में आग लगा दी गई थी और उस समय बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो जला दी गई थी, लेकिन इस वक्त आप देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो तमाम सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनको किस तरह से जलाया गया था। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि हिंदुओं के घरों को भी चुन चुन कर टारगेट किया गया था। TV9 संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन गंगा सिंह उन हिंदुओं के घरों के अंदर भी गए जो जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों के शिकार हुए थे। आपको बांग्लादेश के एक हिंदू वकील की पीड़ा की कहानी सुनाते हैं। इसे देखकर बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
जब मेहरपुर के एक कॉलोनी में आए हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये वो घर है, ये हिंदू समुदाय के एक भट्टाचार्य जी का घर है और इनके घर की क्या हालत हुई है, उस दिन दंगाई ने यहाँ पर इस घर की क्या हालत की। यहाँ पर ये घर भले हिंदू समुदाय का है लेकिन ये सरकारी वकील का है। वो टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वो शेख हसीना की सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जबकि जो दूसरे और लोग हैं उनके घर को टारगेट नहीं किया गया। राइट दादा? तो अब इस घर की आप हालत देखिए, एक के बाद एक दूसरा बेडरूम, उन सब की हालत देखिए। यहाँ पर जो ये किताबें हैं ये साफ तौर पर दिख रही है कि जो कानून की किताबें हैं उसे किस तरह से जलाई गई है। 5 जनरेशन एडवोकेट, मेरा ग्रैंडपा, नेक्स्ट ग्रैंडपा सब एडवोकेट। उस समय बंगाली अस्मिता के लिए इनके परिवार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लोहा ले लिया था। उसी बंगाली अस्मिता के नाम पर उस समय इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन इनकी पहचान बंगाली नहीं बल्कि हिंदू हो जाएगी और फिर उनको टारगेट किया जाएगा। और इसीलिए अब ये परिवार कह रहा है कि हमें नहीं पता है कि 5 जनरेशन तक यहाँ रहने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, हमारी क्या स्थिति बनेगी। वैसे देखा जाए तो पिछले कई दशकों से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति खराब है। वो पलायन को मजबूर हैं, वो घर छोड़ने को मजबूर हैं। लेकिन जब से शेख हसीना की सत्ता गई है, हालात अति गंभीर हो चुके हैं। सत्ता की बांग्लादेश वाली जो अगली कुंजी हम आपको दिखाने वाले हैं, वो शेख हसीना से जुड़ी हुई है। इस कुंजी में बंगाल की खाड़ी का एक द्वीप है और शेख हसीना के अमेरिका वाले गंभीर आरोप हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने यह दावा किया है कि उन्हें सत्ता से बाहर करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता पर अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया होता, अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व रखने की अनुमति दे दी होती, तो उनकी सत्ता नहीं जाती। ऐसे में सवाल है कि क्या सेंट मार्टिन द्वीप की वजह से ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और क्या इस तख्ता पलट का असली डायरेक्टर अमेरिका है? अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर शेख हसीना का दावा सही है तो सेंट मार्टिन द्वीप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका यहां एयरबेस बनाना चाहता था। आज आपको सेंट मार्टिन द्वीप के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व को समझना चाहिए। इसे नारियल द्वीप भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित इस द्वीप का क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप में 3700 लोग रहते हैं जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती करने और नारियल की खेती करते हैं। दरअसल अमेरिका इस द्वीप पर इसलिए कब्जा चाह रहा है ताकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। ये द्वीप भारत और चीन दोनों के करीब है। अमेरिका इस द्वीप के जरिए भारत और चीन दोनों आर्थिक शक्तियों के साथ पावर बैलेंस करना चाह रहा था। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की मौजूदगी बढ़ रही है। इससे भी अमेरिका परेशान है। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ से दुनिया में कहीं भी समुद्र के रास्ते जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस द्वीप से न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है।